हेलो दोस्तों, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पीछे के स्लाइड्स देख करके या आप लोग का जो कोर्स लॉन्चिंग किया गया था उसमें भी आपसे डिस्कस किया गया था कि हमारे द्वारा आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जो 5th सेमेस्टर में है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। देखिए, ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी, तो ये कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी जो ये पढ़ना रहता था आज से पहले, जो भी सिलेबस था वह पढ़ना रहता था इलेक्ट्रिकल ब्रांच को। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, आप हमसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर हो जाए, फर्स्ट सेमेस्टर हो जाए, सेकंड सेमेस्टर हो जाए, इलेक्ट्रिकल का जो भी पेपर हो जाए थर्ड से लेकर 6 तक, उसमें हम ऑलरेडी आपको ब्रांच पेपर पढ़ा रहे हैं। और कंट्रोल सिस्टम जो है, यह कंट्रोल सिस्टम पहले भी हम इससे पिछले जो सेमेस्टर था 4th सेमेस्टर, उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यह सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी जो है, यह सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। लेकिन नया जो सिलेबस आया, इस बार इस सिलेबस को और इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को भी पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब यह सब्जेक्ट आपको जो इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट हैं उन्हीं के द्वारा पढ़वाया जा रहा है। जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, जो टीचर हैं उनसे पढ़वाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। जिसके और भी जैसे ओपन इलेक्ट्रिक, जैसे कि 5th सेमेस्टर में जब आते हैं आप, 5th और 6th में जब आते हैं तो आपको ओपन इलेक्ट्रिक मिलता है। 3rd और 4th तक आपको कोई ओपन इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th तक कोई ओपन इलेक्ट्रिक पेपर नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही 5th में आते हैं तो ओपन इलेक्ट्रिक होता है। तो ओपन इलेक्ट्रिक में बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, जिसमें हम आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है उसको हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो बस आराम से लेक्चर को देखना है। आज का जो लेक्चर, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं तो बातचीत नहीं करेंगे। सिर्फ जो हमारे द्वारा बातचीत किया जाएगा वह सब्जेक्ट में आखिर में पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या क्या है उस सब्जेक्ट में, चैप्टर क्या क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जैसे आप लोग जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है वह पिछले क्लास में डिजिटल कम्युनिकेशन करके पढ़ के आए होंगे, तो उसमें आपको सर लैप्लास ये सब निकालने के लिए ज़रूर बताए होंगे, और उसका यहाँ यूज आता है बाबू। जब इस को पढ़ोगे, जब इस सब्जेक्ट को एनालाइज करोगे, इस सब्जेक्ट पे जब चलोगे, तो यहाँ पे लैप्लास का यूज कुछ न कुछ आता है। लैप्लास का यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, लैप्लास आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है लैप्लास, तो वो भी हम इन पहला जो लेक्चर होगा जिसमें हम लैप्लास को प्रयास करेंगे कि आपको बतलाएं। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पे चलेंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको बस ध्यान से लेक्चर को देखना है। हाँ, पहला एक बात ये भी करना है बाबू कि कभी भी लेक्चर देखें, चाहे मेरा लेक्चर नंबर 1 देखें, चाहे लेक्चर नंबर 2 देखें, या लेक्चर नंबर 40 देखें या 50 देखें, सभी लेक्चर को ध्यान से देखना है। कभी भी उसको स्पीड अप करके नहीं देखना है। जैसे स्पीड अप का मतलब कि जैसे रील स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम 30 सेकंड का रहता है तो उसको एकदम जल्दी जल्दी देख लेते हो। वैसे नहीं करना है। स्पीड एकदम नॉर्मल, जो स्पीड में आपको लेक्चर मिल रहा है उसको ही स्पीड में देखो। तुमको सारा चीज़ समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, और एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो। ठीक है, और यह सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है बाबू, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि पढ़ोगे तो एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, कंट्रोल सिस्टम में एकदम कोई भी जो सिस्टम है, जैसे नाम ही है कंट्रोल सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो काम कर रहा है उसको कंट्रोलिंग कर लेना, अपने हिसाब से काम करवा देना। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक इसमें और ऐड किया गया है, पीएलसी। तो पीएलसी क्या होता है, पीएलसी कहते किसको हैं, सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसको हम लोग ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ओवरव्यू लेक्चर के बारे में देंगे। ठीक है, कि इस चैप्टर के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आप लोग जानते भी होंगे कि हमारा नाम हुआ गोपाल सर,
हम डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, और डिप्लोमा भी मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही है और बीटेक भी जो हमारा है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही है, ठीक है। और हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो पढ़ा ही रहे थे, ब्रांच पेपर इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा ब्रांच पेपर पढ़ा चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक सब्जेक्ट आ गया ऐसा कि जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड था, तो आपको हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी, ठीक है। अब इसमें आप लोग को समझना है कि पहला चैप्टर क्या है सर कंट्रोल सिस्टम में। तो देखो, सबसे पहला ये समझो कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। पहला चीज़ तो यही आता है आपका क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक तो हम देखेंगे सर, लेकिन सबसे पहले यह बतलाइए सर कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो देखो, कंट्रोल सिस्टम कुछ नहीं होता है। कंट्रोल सिस्टम जैसे देखो, क्या है बाबू, कंट्रोल सिस्टम। देखो, सबसे पहला तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। जैसे कोई चीज का सिस्टम अगर तैयार करता है, कोई चीज का चाहे म्यूजिकल सिस्टम तुम तैयार करो ना, चाहे इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम तैयार करो ना, चाहे तुम कोई भी फूड अरेंजिंग का ही सिस्टम कोई तैयार कर रहे हो, चाहे तुम एक होटल ही खोल रहे हो, या चाहे तुम कोई तरह के शॉप का ही ओपनिंग कर रहे हो, तो क्या करते हो, बहुत सारे जो सामग्री होते हैं उसको एक जगह इकट्ठा तो करके रखते होगे ना। तो सेम उसी प्रकार से, ठीक है, सेम उसी प्रकार से सिस्टम क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो पढ़ना ये सब्जेक्ट, इसमें जितने भी तरह के जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं, उनको एक साथ मिला दिया जाता है, एक साथ अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। जो अलग अलग तरह के जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको एक साथ क्या कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, और उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है। जैसे देखो, इसमें क्या अरेंजिंग होता है, देखो जब कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहला इनपुट दिया जाता है, इनपुट देने के लिए एक टर्मिनल होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा रहता है बाबू, यहाँ पे एक लगा रहता है समर, जिसको एडर कहते हैं, ठीक है। समर, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा कि समर क्या होता है, हम बता रहे हैं सिर्फ कि अलग अलग तरह के फिजिकल कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा रहता है, समर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडर भी बोलते हैं, ठीक है। जो इस तरह से उसका साइन रहता है, ऐसे समर रहता है। जैसे कि ये जो समर होता है, समर का क्या काम होता है सर, समर करता क्या है सर, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि समर से फिर जाता है कंट्रोलर में, कहाँ लगा चला जाता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर में जब हमारा सप्लाई चला जाता है, मतलब कि जब कंट्रोलर को दे देते हैं, कंट्रोलर में जब चला जाता है सप्लाई, तो उसके बाद क्या होता है कि सर कंट्रोलर तो हम बता दिए सर कि कंट्रोलर भी होता है, लेकिन सर कंट्रोलर में आखिर में होता क्या है सर, जो कंट्रोलर रहता है सर वह क्या करता है, ठीक है। अब कंट्रोलर जो रहेगा उसका काम क्या है सर, वह क्या क्या करके हमको देगा, ठीक है। तो देखो, उसके बाद कंट्रोलर में, कंट्रोलर के बाद यहाँ पे प्लांट लगा हुआ रहता है, या उसी को प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्लांट या इसी को क्या बोला जाता है, प्रोसेसर भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट में रिजल्ट दे देता है, ठीक है ना, आउटपुट में रिजल्ट दे देता है। तो देखो, इसमें क्या किया गया है, कंट्रोल सिस्टम जो रहता है ना, इसमें सबसे पहला तो सिस्टम का मतलब समझो। सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तरह के जो फिजिकल कंपोनेंट का जो अरेंजमेंट करते हैं, और उन सभी फिजिकल कंपोनेंट का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शन दें, जो हम कमांड दें, उसके हिसाब से हमारा जो इनपुट रहे वह वर्क करे और आउटपुट रिजल्ट दे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। मतलब कि कंट्रोल सिस्टम में अलग अलग तरह के फिजिकल कंपोनेंट को अरेंज किया जाता है, और उन सभी फिजिकल कंपोनेंट को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो भी हम इसको डायरेक्शन दे या जिस भी तरह का कमांड दे इनपुट को, वैसा हमको जैसा आउटपुट हमको चाहिए उस हिसाब से हमारा इनपुट हो, ठीक है ना, और उस हिसाब से रिजल्ट दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो कि मान लो कि तुम फैन खरीद के ले आया बाजार से, ठीक है। अब बाजार से तुम फैन खरीद कर ले आया, अब फैन तुम बिना रेगुलेटर के लगा दिया, ठीक है। अब बिना रेगुलेटर को तुम लगा दिया फैन को,
अब मान लो कि तुम्हारा मन किया कि सर, हमारा मन किया है ना सर कि हम पंखा को थोड़ा कम स्पीड कर दें। अब तुम रेगुलेटर लगाए ही नहीं हो तो क्या पंखा के स्पीड को तुम 3 का कम स्पीड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो कम, ठीक है, नहीं कर सकते हो ना। तो इसके लिए फिर तुम क्या करोगे? तुम जाओगे मिस्त्री के पास। अगर तुमको नहीं पता रहेगा तो मिस्त्री के पास जाओगे, जो इलेक्ट्रिशियन है, उससे जाके कहोगे कि देखिए हमारे मिस्त्री जी, हमारा जो फैन है उसका स्पीड जो आप है ना वह हमको कम करना है, या उसका स्पीड हल्का और बढ़ाना है, या उसका स्पीड हल्का घटाना है। तो जो इलेक्ट्रिशियन रहेगा वह तुमको सलाह क्या देगा कि आप सर लगा लीजिए एक रेगुलेटर। जब रेगुलेटर लगा लीजिएगा सर, तो जो आपको आउटपुट चाहिए ना सर, वह आउटपुट अपने हिसाब से कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप आउटपुट जब आपको जो चाहिए वह आउटपुट आप इनपुट को कंट्रोल करके और आउटपुट अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। तो यह बात आप तुमको कहेगा। तो क्या किया कि जो आउटपुट तुमको चाह रहा था, जो आउटपुट तुम ऑब्टेन करना चाह रहा था, उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ना। जो इनपुट मिला उसी को ना आउटपुट के सहारे कंट्रोल कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी काम होगा कंट्रोल से होगा। जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा खींचने के लिए जब डालते होगे वॉशिंग मशीन में, तो क्या देखते हो कि जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचने के लिए डाल दिया गया तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल तरीका से ही काम करवाते हैं। जैसे देखते होगे उसमें टाइमर लगा हुआ रहता है कि कितना देर के लिए कपड़ा को तुम करना चाहते हो, ठीक है ना, कितना देर तक कपड़ा को फर्निश करना चाहते हो, मतलब उसको कितना देर तक घुमा घुमा कर साफ करना चाहते हो, ड्राइनेस कितना देर करना चाहते हो, ठीक है ना। उसके लिए सारे के लिए टाइमिंग बना हुआ रहता है। तो वह सभी जो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट जो रहता है उसकी को ना कंट्रोल करते हैं। आउटपुट जैसा चाहिए उसी हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से इनपुट कंट्रोल कर ले रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल, तो देखिए बाबू, जैसे कि पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 1.1 में क्या है? तो टॉपिक नंबर 1.1 जो है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम के बारे में। कंट्रोल सिस्टम में पहला टॉपिक आएगा ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे हम बताए थे ना कि ओपन मतलब क्या होता है कि जिसमें फीडबैक नहीं लगा हुआ है, क्लोज का मतलब क्या होता है कि जिसमें फीडबैक लगा हुआ रहे। फिर हम लोग देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, कि लीनियर सिस्टम किसको कहते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम किसको कहते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट क्या होता है कि जैसे आप लोग को भी आदत होता है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट करने का। जैसे देखते होंगे कि मान लो कि कोई चीज में दिक्कत हो रहा है, कोई चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टॉपिक में ज्यादा समय दे देते हो, जो टॉपिक में दिक्कत है उसमें कम समय देते हो। तो टाइम का जो ये वेरिएशन आता है ना, उसी प्रकार से सिस्टम में भी वेरिएशन लाते हैं। कि मान लो कि हमको कोई काम करवा रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में खींची रहे हो कपड़ा, हम मान लो कि तुमको कपड़ा मन किया कि नहीं ज्यादा देर तक खींचे, तो ज्यादा देर का टाइमर लगा देते हो, मन किया नहीं कम देर का खींचे। तो टाइम में जो वेरिएशन लाते हैं ना, टाइम में जो डिले लाते हैं, उसी को टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन आप लोग को सर बताए थे कि सेमेस्टर प्लस जेई, सेमेस्टर प्लस जेई आपको दिया जाएगा। तो इसमें दो सिस्टम और पढ़ना होता है बाबू, एक स्टैटिक सिस्टम होता है और दूसरा डायनेमिक सिस्टम होता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक सिस्टम क्या होता है और डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, मतलब कि स्टेबल सिस्टम किसको कहते हैं, अनस्टेबल सिस्टम किसको कहते हैं, इसके बारे में भी आइडिया हम लोग लेंगे कि इसके इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखो दूसरा टॉपिक आता है 1.2, जिसमें हम लोग फीडबैक और उसका टाइप देखेंगे कि फीडबैक किसको कहते हैं और फीडबैक कितने तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ोगे पॉजिटिव, देखो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आएगा ना, वह देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक जो है। देखो पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक, आप लोग ये जानते होंगे, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। और उसी का दूसरा नाम क्या है, डीजनरेटिव एंड रीजनरेटिव, ठीक है ना। वही जो पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक जो पढ़ रहे हो, उसी फीडबैक का नाम है डीजनरेटिव और रीजनरेटिव फीडबैक। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक आप लोग नाम सुनेंगे, ज्यादातर सर क्या बोलते रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक ही बोलते हैं। उसी का नाम है क्या, डीजनरेटिव एंड रीजनरेटिव फीडबैक।
इसको पढ़ेंगे। अब देखेंगे जो फीडबैक है उसके सिस्टम का, जब कोई अगर सिस्टम स्टेबल है तो उसके स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है फीडबैक का, मतलब कि फीडबैक लगाने के कारण सिस्टम का स्टेबिलिटी पे क्या होता है, उसका सेंसिटिविटी पे क्या देखने का असर पड़ता है। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी पे क्या देखने का, सेंसिटिविटी क्या होता है, सारे चीज के बारे में हम बताएंगे बाबू। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन लेक्चर तो सिर्फ हम टॉपिक ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया। तीसरा टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, TTI है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ RC RLC इलेक्ट्रिक सर्किट। अब RC आप लोग पढ़े होंगे सर्किट, जब आप लोग सेमेस्टर थर्ड में होंगे तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क पढ़ाया गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को भी ये चीज पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। तो वहां पे सर बताए होंगे कि आरसी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस अगर सर्किट में है तो उसका ट्रांसफर निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस है, आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, एल का मतलब इंडक्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटेंस होता है। तो तीनों अगर रहे तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा आरएल सी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसका भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। इसके निकालने के लिए यहीं पे यूज आएगा लैप्लास का, यहीं पे यूज किसका आएगा, लैप्लास का। तो इसके पहले हम लैप्लास पढ़ाएंगे तब ट्रांसफर फंक्शन पे आएंगे, ठीक है। लैप्लास आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो हमको फिर से आपको हम पढ़ाएंगे। तो आरएलसी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका लैप्लास निकालने के लिए सीखेंगे कि आरएलसी सर्किट का लैप्लास कैसे निकाला जाता है, आरसी सर्किट का लैप्लास कैसे निकाला जाता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, पहले तो लैप्लास सीखेगा, उसके बाद फिर ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इसी को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ट्रांसफर फंक्शन ऐसे लिख देता है, लिखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इन आउटपुट, ठीक है, बटे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट होता है। तो कैसे निकलता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो सीख लाएंगे। अब दिखलाएंगे यहाँ पे पोल जीरो प्लॉट इन एस प्लेन। पोल तो आप नया सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़े होंगे जब 10 क्लास पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोग को जब लाइट पढ़ाया जाता होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वहां पे आप लोग को बताया जाता होगा कि पोल क्या होता है। पोल बताया जाता होगा कि जो अपर्चर जो अपार्चर जो रहता है, जो इमेज का, जो हमारा मिरर का जो अपार्चर होता है उसका जो सेंटर पॉइंट रहता है ना, उसी को पोल कहते हैं, ठीक है ना। पोल पढ़ेंगे कि पोल दो तरह का होता है, एक पोल ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे कि पोल दो तरह से होता है, हमारा मैग्नेट में ही पढ़ा जाता है कि दो पोल होता है। तो वही पोल क्या होता है। और जीरो तो आप निकालने के लिए जानते ही होंगे, जीरो आप निकाले भी होंगे, 9th-10th में तो भरा हुआ है, जीरो निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। तो ये सब चीज तो पोल जीरो प्लॉट सीखेंगे यहाँ पे इस प्लेन में, लेकिन वहां पे हम लोग इस प्लेन में नहीं पढ़ते, लेकिन हम लोग इस प्लेन में पोल जीरो प्लॉट पढ़ेंगे। फिर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और उसका रिडक्शन टेक्निक, कि अगर कोई ब्लॉक डायग्राम दिया है और उस ब्लॉक डायग्राम को कैसे रिडक्शन करके और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है ब्लॉक डायग्राम को। कोई भी जैसे देखो इस तरह के जो ब्लॉक डायग्राम बताया था ना कि समर हो गया, ये कंट्रोलर हो गया, ये प्लांट हो गया, और यहाँ से फीडबैक लगा हुआ है और वापस इसमें दे देते हैं, ये चीज तो हम बताए थे ना। तो इसमें हम लोग ये भी चीज देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम का, अब इस जो ब्लॉक डायग्राम दे दिया तो इस ब्लॉक डायग्राम्स को कैसे रिडक्शन करेंगे, उसका टेक्निक क्या है उसको देखेंगे। तो उसका नीड, जरूरत क्यों पड़ी, उसका उद्देश्य क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया कि कंट्रोल सिस्टम का जो अलग अलग तरह के कंट्रोल सिस्टम जो कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में जानेंगे कि कंट्रोल सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट होता है। जैसे सर्वो मोटर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, जिनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वह थर्ड सेमेस्टर में इसको पढ़ चुके हैं सर्वो मोटर को, ठीक है ना। जिनका भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वह थर्ड सेमेस्टर में सर्वो मोटर पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको सर्वो मोटर हम पढ़ाएंगे। सर्वो मोटर में एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करेंट सर्वो मोटर, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करेंट सर्वो मोटर क्या होता है। स्टेपर मोटर क्या किसको कहते हैं, स्टेपर मोटर आप लोग देखोगे क्या स्टेप बाय स्टेप जो वर्क करता है, ठीक है ना। स्टेपर मोटर कहाँ लगा हुआ रहता है, जैसे देखते हो ट्रिमर उड़ीमर जो देखते हो जिससे हम लोग बाल उल बनाते हैं, तो उसमें क्या लगा रहता है, स्टेपर मोटर ही लगा रहता है। देखता हर इंस्टेंट पर चालू करते हो फिर बंद करते हो तो स्टेपर मोटर रहता है। तो स्टेपर मोटर का क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। फिर इरर डिटेक्टर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सिंक्रो क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे कि इरर डिटेक्टर किसको कहा जाता है, पोटेंशियोमीटर किसको कहा जाता है, और सिंक्रो क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फीडबैक जो एलिमेंट होता है जिसमें ऑप्टिकल इनकोडर क्या होता है, इंक्रीमेंटल
एंड एब्सोल्यूट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, सभी का वर्किंग देखेंगे, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जैसे देखा ना कि सर्वो मोटर, तो उसका वर्किंग देखेंगे। जैसे उसका सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे सर्वो मोटर का, उसके बाद उसका वर्किंग देखेंगे और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोग को नया लग रहा होगा, लेकिन स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड जो रहता है ना उसको एन से लिखा जाता है, और टॉर्क जो रहता है उसको टाउ से लिखा जाता है। तो एन और टाउ के बीच में, स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। टॉर्क नाम का नया चीज आया है, टॉर्क क्या होता है उसको भी समझेंगे। स्पीड तो आप लोग जानते हो, लेकिन टॉर्क क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखो जितना भी जैसे सर्वो मोटर पढ़ा तो उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेपर मोटर पढ़ा तो उसका भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इरर डिटेक्टर है, पोटेंशियोमीटर है, इरर डिटेक्टर, पोटेंशियोमीटर और सिंक्रो जो है इसको समझेंगे। तो सारा टॉपिक एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक, ये सब जो टॉपिक देखे वह यूनिट नंबर 1 में था। अब देखिए यूनिट नंबर 2 में है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। जो टाइम जो है, समय का जो समय है, उन समय का इस पे एनालिसिस करेंगे। तो देखो हम लोग तो जानते हैं कि समय बस एक ही होता है, ठीक है ना। समय में हम लोग क्या जानते हैं कि समय कांस्टेंट है, ठीक है ना। समय एकदम जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे खत्म होते जाता है, एक कांस्टेंट रेट से जाता है। लेकिन समय दो तरह का होता है, एक ट्रांजिएंट स्टेट होता है और एक स्टेडी स्टेट होता है। ट्रांजिएंट स्टेट देखो यहाँ पे लिखे भी है कि टाइम रिस्पॉन्स में दो तरह के टाइम रिस्पॉन्स पढ़ना है, एक ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ना है और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स पढ़ना है। ट्रांजिएंट स्टेट जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम ले लिया कोई सिग्नल ले लिया और यहाँ पे टाइम ले लिया। तो अगर कोई सिग्नल समय के अनुसार क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, जैसे इस समय के अनुसार फिक्स हो जाए, तो इस स्टेट को स्टेडी स्टेट कहते हैं। और अगर समय के अनुसार वह इंक्रीज करे या समय के अनुसार और बढ़े, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। ये जो स्टेट देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट। और इस स्टेट जिसमें स्टैटिक रहे, फिक्स रहे सिग्नल, हमारा कोई चेंजिंग नहीं आ रहा सिग्नल, तो उसको हम लोग स्टैटिक स्टेट कहते हैं या उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो दो स्टेट होता है, पहला ट्रांजिएंट और दूसरा स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट। स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट क्या होता है कि जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम जो रहता है, उस कंट्रोल सिस्टम के इनपुट में हम लोग अलग अलग तरह के सिग्नल देते हैं। जैसे उसमें तुम स्टेप सिग्नल दे सकते हो, सब क्या होता है सब बताएंगे। रैंप सिग्नल दे सकते हो, पाराबॉलिक सिग्नल दे सकते हो, इंपल्स सिग्नल दे सकते हो, ठीक है ना। ये सभी सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल दे सकते हो, कोसाइन सिग्नल दे सकते हो, बहुत अलग अलग तरह के सिग्नल है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है मेनली पहला क्या, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पाराबॉलिक सिग्नल, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, पाराबॉलिक सिग्नल और इंपल्स सिग्नल, ठीक है। ये सभी सिग्नल जो रहता है ना कंट्रोल सिस्टम के इनपुट जो रहता है, जैसे इनपुट हम बोले थे ना कि यहाँ पे इनपुट आता है और इनपुट के बाद समर में जाता है, तो इस इनपुट में स्टेप सिग्नल भी दे सकते हो, रैंप सिग्नल भी दे सकते हो, पाराबॉलिक सिग्नल भी दे सकते हो, इंपल्स सिग्नल भी दे सकते हो। तो सभी सिग्नल का हम लोग को क्या पढ़ना है, सभी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है कि उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के माध्यम से उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझेंगे। जितना भी सिग्नल देखे सभी सिग्नल का क्या देखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि उसका लैप्लास कैसे निकाला जाता है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, और उसको ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के माध्यम से कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है ऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि ऑर्डर क्या होता है और टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड एग्जांपल। जैसे इसमें देखोगे कि ऑर्डर में देखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये समझोगे। दो ही तरह का सिस्टम होता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किसको कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम किसको कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर जब देखोगे तो इसमें दो सिस्टम पढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ोगे और दूसरा क्या पढ़ोगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी चीज देखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किसको कहते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम किसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखोगे, सिस्टम के टाइप देखोगे। जैसे इसमें क्या देखोगे, टाइप जीरो सिस्टम देखोगे, टाइप जीरो सिस्टम देखोगे, टाइप वन सिस्टम देखोगे, टाइप टू सिस्टम देखोगे, टाइप थ्री सिस्टम, इसी तरह से देखते चलोगे। तो टाइप जीरो सिस्टम किसको कहते हैं, टाइप वन सिस्टम किसको कहते हैं, टाइप टू सिस्टम किसको कहते हैं, सभी सिस्टम के बारे में आइडिया हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कि टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू सिस्टम क्या होता है,
ठीक है। अब उसी में सबसे पहला तो देखो लिखा है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, और उसका एग्जांपल भी हम बतलाएंगे आप लोग को, ठीक है। अब देखो पहला जो लिखा है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, एनालिसिस करना है यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए, उसका कंसेप्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट देखना है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो एनालिसिस करना है वह किसके लिए करना है, स्टेप सिग्नल के लिए करना है, और उसका टाइम कांस्टेंट को एनालिसिस भी करना है। दूसरा देखो लिखा है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो भी हम बताएं, उसमें भी एनालिसिस किस पे करना है, स्टेप सिग्नल पे ही करना है, और उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट देखना है, और इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना है। अब टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में अलग अलग तरह के टाइम पढ़ेंगे कि राइज टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, पीक ओवरशूट क्या होता है। पीक ओवरशूट में देखेगा मैक्सिमम पीक ओवरशूट, मिनिमम पीक ओवरशूट क्या होता है। फिर उसके बाद देखेगा स्टेडी स्टेट एरर देखेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है उसको समझेंगे। तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 जो था उसका सारा टॉपिक था, जिसमें टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, जैसे देखो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, टाइप 0 सबके लिए एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 3 में आएंगे, देखो यूनिट नंबर 2 में बस इतना ही पढ़ना था बाबू। अब यूनिट नंबर 3 में देखो यूनिट नंबर जो 3 है ये भी एकदम इलेक्ट्रिकल का ही टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारा यूज आता ही आता है, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें पहला लिखा है स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि स्टेबिलिटी होता क्या है, ठीक है ना। स्टेबल कोई सिस्टम को कब कह सकता है, जैसे आदमी स्टेबल कब है, तो जब वह लाइफ में अच्छा चीज अचीव कर लेता है, उसको कोई तरह के डर भय नहीं रहता है। कहा जाता है कि आदमी खुश तभी है कि जब जितना उसको मिला है और उतना ही में वह संतुष्टि कर ले तो आदमी खुश है, ठीक है। तो वही सिस्टम से रिलेटेड है कि कोई सिस्टम स्टेबल तभी है कि जितना उसको मिल रहा है इनपुट उसके हिसाब से आउटपुट को दिखला दे अच्छा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी होता क्या है, कैसे स्टेबिलिटी कहते हैं, इसको देखेंगे हम, समझेंगे इसमें कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटी क्या होता है, क्रिटिकली क्या होता है स्टेबल सिस्टम, हमारा कंडीशनल स्टेबल सिस्टम क्या होता है। तो देखो सबसे पहला दिया है कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें मेन टॉपिक ही बता रहा है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है रूट लोकस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें पहला जो टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं रूट लोकस, ठीक है। रूट लोकस हम लोग देखेंगे एस प्लेन में, हम बताएंगे एस प्लेन क्या होता है, और उसको एनालिसिस भी करेंगे रूट लोकस को पता करने का तरीका क्या होता है, हाउ टू प्रोसीड्यूर टू फाइंड रूट लोकस। रूट लोकस अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका क्या होता है, रूट लोकस कैसे प्राप्त किया जाता है उसके लिए तरीका क्या होता है। तो रूट लोकस का रूल भी देखेंगे, कैसे ड्रा किया जाता है रूट लोकस इसको भी समझेंगे। उसके बाद अस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है सिस्टम, ठीक है। अस्टेबल स्टेबिलिटी क्या होता है, अनस्टेबल स्टेबिलिटी क्या होता है उसको भी समझेंगे। क्रिटिकली एंड कंडीशनली स्टेबल सिस्टम क्या होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। अस्टेबल स्टेबिलिटी क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है स्टेबिलिटी, फिर हम क्रिटिकली और कंडीशनल स्टेबिलिटी सिस्टम देखेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी सिस्टम देखेंगे। तो ये सभी जो देखेंगे रूट लोकस के अंदर ही सब आ जाता है, मेन टॉपिक है। उसके बाद रूट स्टेबिलिटी क्रिएशन, जिसको राउट हर्बी, इसके पहले राउट जो स्टेबिलिटी क्रिएशन पढ़े उसके पहले हर्बिज पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आप पॉलिनोमियल जानते हो लेकिन हर्बिज पॉलिनोमियल क्या होता है उसको जानेंगे। तो राउट स्टेबिलिटी क्रिएशन देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे उसका स्टेप क्या होता है, प्रोसीड्यूर क्या होता है स्टेबिलिटी पता करने के लिए। राउट स्टेबिलिटी से हम लोग स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, उसके लिए उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो एक दो न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे और आपको घर से भी करने के लिए देंगे, ठीक है। तो राउट स्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है राउट हर्विज पॉलिनोमियल क्या है, उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट, मतलब कोई हर्विज पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल को हर्विज पॉलिनोमियल कब कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, और सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट का मतलब नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, और सफिशिएंट का मतलब कि ये चीज अगर हो जाता है तब इसको हमको हर्विज पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो राउट के लिए हर्विज पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस मेथड, उसका कंसेप्ट समझेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन देखेंगे। बोर्ड प्लॉट क्या होता है, बोर्ड प्लॉट का नीड क्या है, मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या होता है, फेज एंगल प्लॉट क्या होता है, बोर्ड प्लॉट गेन मार्जिन के लिए क्या होता है, पोल एंड जीरो एट ओरिजिन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। तो ये बोर्ड प्लॉट का ही सारा टॉपिक है, बोर्ड प्लॉट भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एनालिसिस हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी का बोर्ड प्लॉट के माध्यम से, ठीक है।
अब देखो अगला जो टॉपिक हमारा आया है वह आया है प्रोसेस कंट्रोलर, वहां तक तो पढ़ लिए। अब देखो अगला लिया है प्रोसेस कंट्रोलर डायनेमिक, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिखा है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसमें कंट्रोल सिस्टम के जो भी कंट्रोलर होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसका देखो जैसे लिखा है कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, जो हम बताए ना कि प्रोसेसर एक होता है, पहला क्या बोले थे कि समर होता है, दूसरा कंट्रोलर होता है, तीसरा क्या बोले थे कि प्रोसेसर होता है जिसको प्लांट कहते हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल जो सिस्टम होता है उसका ब्लॉक डायग्राम और उसका फंक्शन क्या रहता है, हर एक जो ब्लॉक उसके अंदर होता है प्रोसेसर के अंदर, उन सभी ब्लॉक का फंक्शन क्या होता है उसको देखेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है उसको समझेंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्शन और डिसकंटिन्यूअस मोड क्या होता है, ऑन ऑफ कंट्रोलर उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, न्यूट्रल जोन क्या होता है, कंटिन्यूअस मोड, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है, रिस्पॉन्स। इसका देखो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोलते हैं। इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर, इन सभी का आउटपुट इक्वेशन देखेंगे, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब लिखा है कंपोजिट कंट्रोल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शनल जो इंटीग्रल कंट्रोलर क्या था, पीआई मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। देखो पीआई का मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल हो जाता है, पीडी का मतलब प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव हो जाता है, पीआईडी का मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव हमारा हो जाता है डेरिवेटिव कंट्रोलर हो जाता है। उसका ऑपरेशन देखेंगे, आउटपुट इक्वेशन देखेंगे, रिस्पॉन्स ग्राफ देखेंगे और कंपेरिजन और एप्लीकेशन उसका क्या है इसको समझेंगे। तो ये हमारा कंट्रोलर वाला पूरा टॉपिक था बाबू, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका लेक्चर बढ़ा ना जाए, आप लोग इसको देख भी ले। अब देखो लास्ट टॉपिक जो आता है बेसिक ऑफ पीएलसी। पीएलसी क्या होता है, पीएलसी से देखो जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उनको भी 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है सेमेस्टर प्लस जेई में, और जिनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच उनको तो 7-8 क्वेश्चन पीएलसी से आता है, 6 से 7 क्वेश्चन एकदम पीएलसी से पूछ देता है। तो उनको तो पढ़ना रहता ही है, लेकिन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन ही बना देगा, समझ रहे हैं, मेरिट बन जाता है बाबू, समझा। तो इसलिए पीएलसी के बारे में भी अच्छे से आइडिया होनी चाहिए, ठीक है ना। पीएलसी के बारे में तो देखो लिखा है कि पहला हम लोग देखेंगे डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है उसका डिफिनीशन समझेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, हर एक ब्लॉक जो रहता है उसका वर्किंग क्या है उसको समझेंगे। पीएलसी का डिफिनेशन देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम उसका हर एक पार्ट क्या होता है, पीएलसी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे उसका ऑपरेशन करने का क्या सिद्धांत है उसको समझेंगे। और अलग अलग तरह के जो ब्लॉक इसमें लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के जो ब्लॉक है इसमें, तो हर एक ब्लॉक का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। हर एक जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का क्या फंक्शन है, तो उस फंक्शन को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लिखा है इनपुट एंड आउटपुट मॉडल्स क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे कि फिक्स्ड और मॉड्यूलर पीएलसी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है प्लान स्केल पीएलसी स्कैन साइकिल है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे करता है, और पीएलसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, और पीएलसी को कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, मतलब पीएलसी को कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को आराम से लेक्चर को देखना है, इस लेक्चर को, क्योंकि यह सिलेबस इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे या आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप पिछले सेमेस्टर भी पढ़े हैं और आपको यहाँ का अगर नोट्स, यहाँ का जो कंसेप्ट है, यहाँ का जो वीडियो लेक्चर है, यहाँ से आपको जो डाउट सॉल्विंग का तरीका जो दिया जाता है या आपको जो ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, सब्जेक्टिव कराया जाता है, अगर आपको सारा अच्छा लग रहा है तो इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को यूट्यूब पे इसको अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस तो करना ही करना है बाबू। उसके अलावा टीपीसी सेमेस्टर एक चैनल है, टीपीसी सेमेस्टर एक चैनल है, तो टीपीसी सेमेस्टर चैनल को भी आप लोग को क्या करना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा वह टीपीसी सेमेस्टर पे आता है। क्योंकि द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे आप लोग का सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ही लेक्चर आता है, और टीपीसी जो सेमेस्टर है उस पे आप लोग को जितना भी सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो होता है वह सब वहीं पे मिलता है आप लोग को। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोर्स में इनरोल नहीं किए अभी तक तो आप जल्द से जल्द कोर्स में इनरोल भी कर लीजिए,
क्योंकि आपको बताया गया है कि सिर्फ 100 स्टूडेंट तक ही मिनिमम फी रखा गया है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक वह बढ़ जाता है बाबू। तो आप 100 स्टूडेंट के अंदर आ जाइए, ठीक है ना। आपको पता भी होगा कि कितना स्टूडेंट बिहार में एडमिशन लिए हुए हैं, और 100 स्टूडेंट पूरा होने में समय लगेगा बाबू। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, आपको नंबर ऊपर दिख ही रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके और आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, आप अपने स्टेटस में लगाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है ना, कि उसको भी अच्छा कंसेप्ट मिल जाए, ठीक है ना। ये नहीं हो कि हड़बड़ा जाए, अलग खराब जगह कोर्स ले ले, वहां पे उसको सिलेबस ही नहीं खत्म हो, उसको अच्छे से बतलाया ही नहीं जाए, कोई चीज अच्छे से वह सीख ही नहीं पाए, सेमेस्टर बाद भी उसको पढ़ना पड़ जाए, ऐसा ना हो। तो अपने दोस्त को मदद कीजिए, इंसान ही इंसान का काम आता है, ठीक है ना। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर से हम लोग आएंगे आपके साथ, नए टॉपिक पढ़ाने के साथ आएंगे, और आपको नया टॉपिक बताएंगे, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, आज विदा लेते हैं। थैंक यू।